10वीं के प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि हमने गुप्त काल पढ़ लिया था। गुप्त काल की जो आपके उस समय की पुस्तकें थी उनका अध्ययन हमने किया था। कालिदास की पुस्तक हमने बात की थी। हमने उसके अलावा जो शूद्रक है उनकी बात की थी, मत्स्यकटिंगम की बात की थी। गुप्तों के बाद हिंदुस्तान में जो वंश महत्वपूर्ण था उस वंश का नाम है वर्धन वंश। और वर्धन वंश का एक नाम और है जिसको बोलते हैं पुष्यभूति वंश। देखिए, वर्धन या पुष्यभूति एक ही वंश के दो अलग अलग नाम है, जो कि 6वीं शताब्दी ईस्वी में हिंदुस्तान पर काबिज थे। दिल्ली के निकट एक स्थान है थानेश्वर। थानेश्वर में वर्धन वंश का प्रारंभिक स्थान है, जो उत्थान हो रहा है वो थानेश्वर के आसपास हो रहा है। और बाद में हालांकि इसकी राजधानी कन्नौज बनेगी और कन्नौज के उत्थान का काल है। पुष्यभूति वंश जो है इसका प्रारंभ थानेश्वर के निकट होता है और इस वंश के प्रमुख 3 शासक हुए और तीनों के नाम के पीछे वर्धन है, इसीलिए इसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। प्रभाकर वर्धन है, राज्यवर्धन है, हर्षवर्धन है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हैं। पहला बड़ा पुत्र है राज्यवर्धन और छोटा पुत्र है हर्षवर्धन। प्रभाकर वर्धन के बाद राजा बनते हैं हर्षवर्धन और राज्यवर्धन। और राज्यवर्धन को राजा बनते ही 2 बार बड़े बड़े युद्धों में जाना पड़ता है। और दूसरे युद्ध में शशांक द्वारा, जो गौड़ का शासक है, गौड़ प्रदेश यानी बंगाल, ये वही शशांक है जिसने बोधि वृक्ष जो था, जिस वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध प्राप्त हुआ था, उसे कटवाकर उखड़वाकर गंगा में फेंकवा दिया था। और इस शशांक ने राज्यवर्धन की हत्या धोखे से कर दी। जब ये बात हर्षवर्धन को पता चली तो राज्यवर्धन की हत्या कर दी। और उसके राज्यवर्धन की और हर्षवर्धन की एक छोटी बहन है राजश्री, उसके पति को भी इन्होंने धोखे से मरवा दिया। जब मरवा दिया और राज्यवर्धन भी मारा गया तो खबर आती है हर्षवर्धन के पास। हर्षवर्धन उसी समय कसम खाता है कि जब तक अपने भाई और बहनों की मृत्यु का बदला नहीं ले लेता तब तक मैं इस धरती पर एक स्थान से दूसरे स्थान केवल शशांक और उनकी खोज में निकल जाऊंगा। और तुरंत वो निकलता है कि उनको युद्ध के लिए, और आखिरकार शशांक छुप जाता है और जिसने उसकी हत्या की वो तो उसको मिलता है। लेकिन राज्यवर्धन के मरने के बाद हर्षवर्धन ने प्रतिज्ञा करने के बाद शशांक को हरा दिया गद्दी से और गद्दी पर बैठते ही अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लिया और अपनी बहन राजश्री को ढूंढा। राजश्री कहीं चली गई थी तो उसे ढूंढा। उस समय ढूंढा जब वो आत्महत्या करने वाली थी और ढूंढकर उसे वापस गद्दी पर बिठाया। हर्षवर्धन ने अपने प्रारंभिक सफलता के बाद दक्षिण की ओर अभियान किया और दक्षिण में उस समय शासक था चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड के साथ हर्षवर्धन का युद्ध हो रहा है नर्मदा नदी के तट पर। नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ और इस युद्ध में हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा। पुलकेशिन सेकंड जीत गया। हर्षवर्धन के लिए ये बड़ा धक्के वाला अभियान था, पर फिर भी हर्षवर्धन की ख्याति में कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया और हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बनाई कन्नौज। ये कन्नौज के उत्थान का काल है। और अब जैसे ही वर्धन वंश समाप्त होगा, पटना पाटलिपुत्र के बाद, मगध के बाद कन्नौज का महत्व बढ़ जाता है और हर्षवर्धन या वर्धन वंश के पतन के बाद कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष होगा, जिसमें पाल, गुर्जर प्रतिहार और ये शक्तियां आपस में भिड़ेंगी। गुर्जर प्रतिहार, पाल और इन शक्तियों के राष्ट्रकूट, 3 शक्तियों के लड़ने के कारण इसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। एक तो गुर्जर प्रतिहार है, एक पाल है और एक है राष्ट्रकूट। राष्ट्रकूट दक्षिण की शक्ति है, पाल पूर्व की शक्ति है, गुर्जर प्रतिहार पश्चिम की शक्ति है। और इन 3 पक्षों में युद्ध हो रहा है कन्नौज पर अधिकार को लेकर। वो हर्षवर्धन के बाद में, वर्धन वंश के समाप्त होने के बाद फैली हुई अस्थिरता के कारण ये युद्ध होगा कन्नौज पर अधिकार को लेकर। लेकिन अभी कन्नौज को राजधानी बना रखा है किसने? हर्षवर्धन ने। हर्षवर्धन की उपाधि है महाराजा अधिराज, जो कि हमारे टेक्स्ट बुक्स में है। महाराजा अधिराज की उपाधि हर्षवर्धन ने धारण की। प्रारंभ में ऐसा कहते हैं कि हर्षवर्धन शिव का उपासक था, लेकिन बाद में हर्षवर्धन का झुकाव हो जाता है बौद्ध धर्म की ओर। और बौद्ध धर्म की भी एक शाखा है, महायान शाखा। देखिए, हमने बात की थी बौद्ध धर्म की 3 शाखा है,
हीनयान, महायान और वज्रयान। जो अशोक था वो हीनयान शाखा का उपासक था और जो हर्षवर्धन है वो महायान शाखा का उपासक है। हर्षवर्धन अपने राज्य के 40 वर्षों तक हर्षवर्धन ने राज्य किया है। लगभग 606 से लगा के 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन है। इन 40 वर्षों में हर्षवर्धन ने प्रति 5वें वर्ष प्रयाग, जो कि गंगा और यमुना के संगम पर है, प्रयाग के किनारे महामोक्ष परिषद का आयोजन किया। और ऐसे आयोजन में वो इतना दान देता था कि ऐसा कहते हैं कि एक बार तो उसने इतना कुछ दान दे दिया कि अपने पहने हुए वस्त्र भी दान दे दिए और अपनी बहन राजश्री से नए वस्त्र मंगा के फिर पहने। तो इस प्रकार का आयोजन करता था। ऐसे ही एक महामोक्ष परिषद में चीनी यात्री हैंसान यहाँ पर आया था और वो महामोक्ष परिषद था 5वां महामोक्ष परिषद। इस प्रकार से ये वर्धन या पुष्यभूति वंश यहाँ पर समाप्त होता है। उसके बाद का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।